शिव जब बेंच पर आकर बैठा तो इवांश ने उसकी तरफ पानी की बोतल बढ़ाई। शिव जब बेंच पर आकर बैठा तो इवांश ने उसकी तरफ पानी की बोतल बढ़ाई। चीफ, आप उस लड़की को जानते हैं क्या? कौन सी लड़की? वही जिसे आपने उन लड़कों से बचाया। आई डोंट नो, शिव ने साफ इनकार कर दिया। इवांश ने भी आगे कुछ नहीं पूछा। डीएसबी कैंपस। सिद्धि, कृतिका, विशाखा और अमित चारों इस वक्त गार्डन में बैठे थे। सिद्धि ने जब उन्हें कृतिका की होने वाली सगाई के बारे में बताया तो एकदम से शॉक हो गए। अमित बोला, सगाई, वो भी ऐसे अचानक? स्टडी तो कंप्लीट कर लो अपनी, मैं भी तो पढ़ना चाहती हूँ। पर पेरेंट्स को कौन समझाए? कहते हैं शादी कर लो उसके बाद पढ़ लेना। कृतिका का उदास चेहरा देख सिद्धि शांत रही। विशाखा ने पूछा, वैसे लड़का है कौन? जरा तस्वीर तो दिखाओ उसकी। मेरे पास कोई तस्वीर नहीं, कृतिका ने कहा। कमाल है यार, 3 दिन बाद सगाई है और तुम्हारे पास लड़के की तस्वीर नहीं है। वैसे लड़का करता क्या है? सिद्धि, तुम क्यों चुप हो? तुम बताओ, तुमने तो लड़के को देखा ही होगा। विशाखा ने जब सिद्धि से पूछा तो वो चौंक गई, मानो अभी अभी ख्वाब से बाहर निकली हो। वो उठते हुए बोली, मैं लाइब्रेरी से ये किताबें लेकर आई थी, मुझे रिटर्न करनी है। मैं बाद में बात करती हूँ तुम सबसे। सिद्धि उठकर वहां से चली गई। अमित कृतिका के बगल में आकर बैठ गया, चेहरे पर उदासी है। लड़का तुम्हें पसंद नहीं है क्या? तुम एक बार बोला इतना डराऊंगा कि। अमित की बात पूरी होती उससे पहले कृतिका ने कहा, शिव मल्होत्रा सनाफ अमर मल्होत्रा, शक्ति डिफेंस कंपनी का सीईओ। अमित की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। वही विशाखा ने मूंद पर हाथ रख लिया। वो लगभग चीख पड़ी थी। उसने कसकर कृतिका को टाइट हग किया। कृतिका चिढ़कर बोली, विशाखा दूर हटो, ये क्या हरकत है? तुम हरकतें देख रही हो? ये न्यूज़ सुनाकर तो तुमने पागल कर दिया। इंडिया का टॉप मोस्ट बैचलर, उनकी डिफेंस कंपनी के चर्चे तो आए दिन अखबार में मिल जाएंगे। मेरे डैड भी उनकी कंपनी के साथ कोलिबोरेट कर कोई डील वगैरह करना चाहते हैं। आए दिन घर में उनकी बातें होती हैं। पता है, मैंने आज तक उन्हें नहीं देखा। प्लीज यार, तुम मिलवाओगी ना उनसे? कृतिका हैरान नजरों से विशाखा को देखने लगी। वो तो शिव का नाम सुनकर ही भक्त बन चुकी थी। कृतिका अमित से बोली, देख रहे हो अपनी गर्लफ्रेंड को? तुम्हारे सामने किसी और मर्द की तारीफ कर रही हैं। यार सिद्धि, शिव मल्होत्रा कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम तो लकी हो, तुम्हें इतना अच्छा प्रपोजल मिला है। वैसे मुझे गन का बहुत शौक है। तुम न अपनी शादी में मुझे एक गन जरूरत गिफ्ट करना। तुम्हें गन चाहता? कृतिका ने अपने बैग से उसकी पीठ पर मारा। इडियट कही के। दोस्त नहीं, सिरदर्द पाला है मैंने। कृतिका गुस्से से वहां से चली गई। अमित विशाखा से बोला, मैंने कुछ गलत कहा क्या? बुद्धू कही के। विशाखा में बोल वहां से निकल गई। पूरा मल्होत्रा परिवार शाम होने से पहले नैनीताल पहुंच चुका था। गाड़ियों के रुकते ही सब लोग एक एक कर बाहर निकले। शिव आगे बढ़कर दादी के गले का लग गया, कैसी है मेरी मिस इंडिया? ये जो प्यार है न बचाकर रखो, अपनी बीवी पर लुटाना। मंदाकिनी जी मुस्कुराते हुए बोली। शिव ने सबकी ओर देखकर कहा, कैसे हैं आप सब? आई होप मेरी गैरहाजिरी में सबका मन लगा होगा। शिव, तुम्हें अच्छे से पता, तुम्हारे बिना हमारा घर भी सूना रहता है और हमारा दिल भी। ज्योति बोली। क्रिश शिव को हग करते हुए बोली, बिग ब्रो सारी न्यू मैं आपको दूंगा, बस आप रिचार्ज कर दीजिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। आई नो वेरी वेल रिश्वतखोर। शिव ने उसके सारे बाल बिगा दिए। तेजस शिव के गले लगकर बोला, कांग्रेट्स, सारी बधाई इकट्ठे दे देना। शिव मुस्कुराकर बोला, अरे भाई अंदर भी तो चलो, सबका यही खड़े रहने का इरादा है क्या? मंदाकिनी जी ने कहा तो सब घर के अंदर चले गए। आकाश शिव के साथ चलते हुए बोला, तुमने तो अपने जवाब से सबको चौंका दिया। पर शिव, ये फैसला वाकई में सही लिया तुमने। सब बहुत खुश हैं। सफर से थककर आए हैं चाचू, जाइए थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। बहुत सी बातें करनी है आपसे, बाद में करेंगे। आकाश ने उसकी बात पर सहमति जताई। शिव बाहर जाने लगा तो नंदिता ने टोका, शिव कहाँ जा रहे हैं?
बस छोटी सी ड्राइव है मॉम, जल्दी आ जाओगा। लेकिन शिव, इससे पहले नंदिता की बात पूरी होती शिव वहां से जा चुका था। नंदिता मन ही मन खुद से बोली, सोचा था यहाँ आओगी तो उसके चेहरे पर खुशी नजर आएगी, पर पता नहीं क्यों शिव खुश नहीं लगा। रात का वक्त, सिद्धि का घर। माहिरा कपड़े में बैठी स्टडी कर रही थी। उसने टाइम देखा और किताब बंद करते हुए खुद से बोली, दी अभी तक नहीं आई। कॉल करती हूँ उन्हें। माहिरा ने सिद्धि का नंबर ट्राई किया। सिद्धि इस वक्त किचन में थी। फोन साइलेंट में होने की वजह से उसे मालूम नहीं चला। माहिरा कमरे से बाहर चली आई। सोमनाथ जी को देख माहिरा पूछ बैठी, पापा दी अब तक नहीं आई क्या? वो तो कब का आ गई। किचन में है तो कॉल क्यों नहीं उठाया? माहिरा मांगती हुई किचन में पहुंची। दी आप कब आई? मैं आपको कॉल कर रही थी। वो क्यों भला? मैं तो अपने वक्त पर ही आती हूँ। दी मुझे ना आपको कुछ बताना था। आज मुनिग में मैं एक हीरो से मिली। माहिरा की बात सुनकर सिद्धि उसकी ओर पलटी। हीरो से क्या मतलब है तुम्हारा? दी वो किसी फिल्म स्टार से कम नहीं था। आपको पता है सुबह 3 लड़के मुझसे उलझ गए थे। उस लड़के ने मेरा हाथ पकड़ा तो उस हीरो ने जोरदार मुक्का उसके मुंह पर मारा। क्या फाइटिंग स्किल थी! तीनों ऐसे भागे जैसे। माहिरा को टोकते हुए सिद्धि बोली, क्या कहा तुमने अभी? उन लड़कों ने तुम्हारा हाथ पकड़ा था। ऐसा क्या हुआ था वहाँ? होना क्या था? पार्क में बैठकर सिगरेट पी रहे थे। मैंने टोका तो मुझ पर ही चढ़ गए। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया जब उस हीरो ने मुझे बचाया। थोड़ा अकड़ू था बट ही इज दी बेस्ट। माहिरा ये बोल मुस्कुरा दी। सिद्धि का चेहरा गुस्से से भर गया। तुम्हें बहुत शौक चढ़ा है झांसी की रानी बनने का। कुछ हो जाता तो वहां से चुपचाप निकल नहीं सकती थी। माहिरा मैं वार्न कर रही हूँ, ऐसे मामलों में तुम बिल्कुल नहीं पड़ोगी। खुद की केयर करना इंसान के हाथों में है। पापा को पता चला तो जानती हो कितना नाराज होंगे वो। दी रिलैक्स, आप इतने ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वैसे भी गलत होते देखना मुझे बर्दाश्त नहीं। मैं तो बोलूंगी, जरूर ठोंकूंगी चाहे कोई भी हो। माहिरा ने अपने बालों को झटकते हुए कहा। सिद्धि ने फिर कहा, ऐसा तुम कुछ नहीं करोगी। अगर करोगी तो सबसे पहले तुम्हारी टांगे मैं तोड़ूंगी। पूरे समाज को सुधारने का ठेका तुमने नहीं ले रखा। जाओ जाकर डाइनिंग टेबल पर प्लेट्स लगाओ। मैं खाना लेकर आती हूँ। माहिरा मून बनाकर बाहर चली गई। सिद्धि ने अपना सिर पकड़ लिया, जाने इसे कब अक्ल आएगी। पापा को पता चला तो वो भी परेशान हो जाएंगे। इधर दूसरी तरफ टेरेस पर शिव और आकाश मौजूद थे। आकाश अपने हाथ बांधकर बोले, सो टेल मी कैसा लग रहा है मिस्टर दिनेश रहेजा को बर्बाद करके? चाचू दुश्मन को हराकर जो जीत हासिल करने की खुशी है, मैं वक्त वही फील कर रहा हूँ जो एक वक्त पर घनमंड के सातवें आसमान पर पहुंच चुका था। मैंने उसे वहीं से गिराया है। बची हुई सेविंग्स से कब तक खुद को पालेगा? उसे सड़क पर देखना चाहता हूँ। कोई नहीं, थोड़ा इंतजार और। तुम्हारे इस कदम के बारे में भैया को मालूम नहीं, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ उन्हें भनक जरूर है और तुम जानते हो भैया को ये बात पसंद नहीं आएंगी। उसकी फिक्र आप ना करे चाचू, मैं सब संभाल लूंगा। छोड़ो ये सब, तुम्हें अपनी सगाई पर फोकस करना चाहिए। ज्यादा वक्त नहीं है। माँ को हमने बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी। वो जल्द से जल्द तुम्हारी शादी करवाना चाहती हैं, आकाश ने कहा। मैं भी ये शादी जल्द से जल्द करना चाहता हूँ। शिव का जवाब सुन आकाश के चेहरे पर हैरानी के भाव तैर गए। गुड, मतलब लड़की में इतनी काबिलियत है कि एक ही मुलाकात में उसने तुम पर जादू कर दिया। शिव फीका मुस्कुराया। दिस इज नॉट अ मैरिज चाचू, दिस इज अ बिग डील। मैं कुछ समझा नहीं शिव, मैं एक बिजनेसमैन हूँ चाचू और बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ फायदा देखा जाता है। हमारा डैम बनाने का प्रोजेक्ट, मैंने अपने सारे प्रोजेक्ट होल्ड कर उसे प्रायोरिटी दी है। कुछ पेपर वर्क में प्रॉब्लम है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वहाँ रहने वाले लोग। जब तक वो वहाँ से नहीं हटेंगे हमारा काम शुरू नहीं होगा। इसी सिलसिले में मैं कल सीएम से मिला। उनके अपने इशू थे।
कहते हैं ओपोजिशन वाले इस बात को लेकर उनकी सरकार को घेर लेंगे। डोगा डेंजर वक्त है, इसलिए सामने से हमें सपोर्ट नहीं कर सकते। हमारे लिए उनकी परमिशन और मदद दोनों जरूरी हैं। कृतिका के पापा यहाँ के होम मिनिस्टर हैं और साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट भी उनके हाथ में है। अपने इकलौते दामाद के लिए वो इतना तो कर ही सकते हैं। सो इट्स अ डील। आकाश शिव की बातें सुनकर बहुत हैरान हुए। कहना मुश्किल था वो इस बात से खुश हुआ या नहीं, लेकिन चौंके जरूर थे। शिव, रिलेशन और बिजनेस दोनों अलग बातें हैं और क्या गारंटी है रिश्ता जुड़ने के बाद वो इस काम में तुम्हारी मदद करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, चाचू इकलौती बेटी है उनकी। वैसे भी इस रिश्ते का भविष्य इस बात से तय होगा वो मेरा काम कर पाते हैं या नहीं। अगर उनका जवाब न में आया तो ये रिश्ता वही खत्म हो जाएगा। आकाश शिव की बातें सुनकर बहुत हैरान हुए। कहना मुश्किल था वो इस बात से खुश हुआ या नहीं, लेकिन चौंके जरूर थे। शिव, रिलेशन और बिजनेस दोनों अलग बातें हैं और क्या गारंटी है रिश्ता जुड़ने के बाद वो इस काम में तुम्हारी मदद करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, चाचू इकलौती बेटी है उनकी। वैसे भी इस रिश्ते का भविष्य इस बात से तय होगा वो मेरा काम कर पाते हैं या नहीं। अगर उनका जवाब न में आया तो ये रिश्ता वही खत्म हो जाएगा। शिव के ये कहते ही आकाश ने तुरंत रिजेक्ट किया। व्हाट इज दिस शिव, तुम डील कर रहे हो पर हमारी फैमिली नहीं। देखो सबके इमोशंस जुड़े हैं, इससे अगर तुम्हें बात आगे नहीं बनानी तो यही खत्म कर दो। शादी के दिन करीब आएंगे तो तुम्हारे लिए चीजें मुश्किल होगी और उस वक्त तुम्हारा तमाशा पूरे घर वालों को डिसअपॉइंट करेगा। ऐसी सिचुएशन में मैं भी तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। जो भी करो सोच समझकर करो। अंडरस्टैंड। शिव ने न तो किसी तरह से रिएक्ट किया और न ही कोई जवाब दिया, जिसका साफ मतलब था वो जो भी करेगा अपने हिसाब से करेगा। सर्वेंट ने उन दोनों से आकर कहा, सर नीचे डिनर टेबल पर सब आप दोनों का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है हम आते हैं, आकाश ने कहा और सर्वेंट वहां से चला गया। आकाश शिव के कंधे पर हाथ रखकर बोला, हमारा प्रोजेक्ट जरूर पूरा होगा। एक रास्ता बंद हुआ तो क्या हुआ, दूसरा रास्ता खोज लेंगे। बिजनेस और रिलेशन दोनों को अलग रखने में ही सबकी भलाई है। चलो नीचे सब वेट कर रहे हैं। आकाश और शिव दोनों नीचे चले आए। पूरी फैमिली डिनर पर उनका वेट कर रही थी। शिव, मेरी गैर हाजिरी में क्या हाल कर लिया है तुमने अपना। देखिए माँ कितना सूख गया है ये, नंदिता ने कहा तो कृष बोला, बिल्कुल सूखे पत्ते की तरह बड़ी मॉम। शिव ने पहले उसे घूरा और फिर नंदिता से बोला, मेरा वेट, मेरा हाइट सब कुछ पहले की तरह परफेक्ट है। यहाँ तक कि मेरा डाउट भी। एक्चुअली प्रॉब्लम आपकी आंखों में है, वही जो हर माँ को होती है। क्यों दादी? माँ की फिक्र है बेटा, होगी क्यों नहीं। मेरे दोनों बेटे मेरी आंखों से दूर रहते हैं तो मुझे भी बड़ी फिक्र होती है। मंदाकिनी जी की बात सुन अमर जी मुस्कुरा दिए। आकाश ने कहा, और हमारी याद में आप अपनी सेहत खराब करती हैं। इसलिए मैं और भैया कोशिश करते हैं एक वक्त में हम दोनों में से सिर्फ एक बाहर ट्रिप पर जाए और दूसरा आपके साथ रहे। ज्योति तेजस की प्लेट में रोटियां रखते हुए बोली, ठीक से खाया करो। तुमने भी डाइटिंग शुरू कर दी है क्या? नो मॉम, कोई डाइटिंग शुरू नहीं की बल्कि ओवर ईटिंग नहीं करना चाहता, तेजस ने जवाब दिया। तभी कृष बोला, ब्रो वो नहीं देखा आपने, रोटियां कभी गिनकर नहीं खाई जाती। ये तो मॉम का प्यार है। तुम चुपचाप अपना खाना खाओ वरना ये प्यार तुम पर भी बरसेगा। ज्योति के ही कहने पर कृष ने न में सिर हिलाया। इधर रात के 11 बज रहे थे और कृतिका की आंखों से नींद गायब था। उसने सिद्धि को 2 से 3 मैसेज किए लेकिन वो ऑफलाइन थी। कृतिका ने उसे कॉल किया। वही दूसरी तरफ सिद्धि नींद में थी लेकिन फोन की आवाज सुनकर उसकी नींद टूट गई। कृतिका का कॉल देख उसने तुरंत रिसीव किया। कृतिका, क्या हुआ, नींद में हो? सिद्धि आंखें मीचते हुए बोली, तुमने ये पूछने के लिए फोन किया है? नहीं सिद्धि, वो क्या है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी। उद्धरण डॉट। लेकिन कृतिका मुझे बहुत जोर की नींद आ रही है, हम सुबह बात करते हैं। ये बोल सिद्धि ने फोन काट दिया। कृतिका अपने आप से बोली, मुझे इससे बात करनी है, और इस लड़की ने फोन काट दिया। कृतिका ने दोबारा उसका नंबर डायल किया। अभी अभी तो सिद्धि की आंख लगी थी लेकिन कृतिका के इस तरह बार बार फोन करने पर वो नींद भी चली गई। सिद्धि ने कॉल रिसीव करके कहा, क्यों इतना सोच रही हो? दिमाग से सारी टेंशन को निकलकर आराम से बिस्तर पर सो जाओ, नींद अपने आप आ जाएगी।
नसीहत देना न बहुत आसान होता है सिद्धि। मेरी जगह जब तुम होती न तब तुम्हें पता चलता। सिद्धि दिल जोरों से धड़क रहा है। 2-3 दिन रह गए हैं सगाई को। कृतिका रिलैक्स हो जाओ। देखो तुम न नेगेटिव सोच रही हो। अच्छी अच्छी बातें भी तो सोच सकती हो ना। मेरी मानो तो उनका फ़ोन नंबर हासिल करो और उनसे बात करो। उनसे बात करोगी तभी तो उन्हें जानने समझने का मौका मिलेगा। तुम्हारा डर भी दूर हो जाएगा। सिद्धि ने काफ़ी देर तक समझाया। फाइनली सिद्धि ने फ़ोन काटा और वापस सोने चली गई। कृतिका ने फ़ोन अपने सीने से लगाया और कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। अगला दिन, सुबह का वक्त। ज्योति हॉल में बैठी लिस्ट बना रही थी। सगाई के वक्त किन किन चीज़ों को ज़रूरत होगी ये सब मंदाकिनी जी उन्हें बता रही थी। नंदिता ने आज ग्रीन कलर की शिफॉन की साड़ी पहनी थी। वो काफ़ी तैयार होकर नीचे आई थी। मंदाकिनी जी ने पूछा, नंदिता कहीं जा रही हो? हाँ माँ, कृतिका के घर जा रही हूँ अंगूठी का नाप लेने, फिर वहीं से ऑर्डर देने चली जाऊंगी। अब देरी भी नहीं कर सकते। ये तो तुमने ठीक कहा। वैसे बेटा मेहमानों के लिए तोहफे भी लेने थे। मंदाकिनी जी की इस बात पर नंदिता बोली, माँ वो काम मैं और ज्योति साथ मिलकर कर लेंगे, आप बेफिक्र हो जाइए। क्यों ज्योति? जरूर भाभी, मैं तब तक लिस्ट बना लेती हूँ, ज्योति ने जवाब दिया। नंदिता वहां से निकल गई। मंदाकिनी जी ज्योति से बोली, एक बार ये सगाई निपट जाए उसके बाद शादी की शॉपिंग करेंगे। मैं तो कहती हूँ कृतिका को साथ ही ले जाना। जब उसे ही पहनना है तो कपड़े जेवर उसी के पसंद के होने चाहिए। आप ठीक कह रही हैं माँ, हमें ऐसा ही करना चाहिए। ज्योति ने उनकी बात पर सहमति जताई। नंदिता राव विला पहुंची। गाड़ी से बाहर आते ही उन्होंने चारों तरफ नजरें दौड़ाई। विला वाकई में बहुत खूबसूरत थी। नंदिता मुस्कुराती हुई घर के अंदर चली आई। हॉल में सिर्फ नौकर नजर आए जो अपने अपने काम में बिजी थे। लावण्या जो कि अभी अभी नीचे आई थी, नंदिता को देख थोड़ी हैरान हुई। पहले कभी मिली नहीं थी उनसे, इसलिए पहचान नहीं पाई। उन्होंने आगे बढ़कर पूछा, कौन है आप? किससे मिलना है आपको? नंदिता चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर कर बोली, मैं शिव की माँ ही। ये सुनते ही लावण्या भी मुस्कुरा दी। माफ कीजिएगा, मैं आपको पहचान नहीं पाई। मैं कृतिका की चाची हूँ। दोनों परिवार आमने सामने मिलते तो कम से कम जान पहचान भी बती। आप दरवाजे पर क्यों खड़ी हैं, प्लीज अंदर आइए। लावण्या नंदिता को अपने साथ ले आई। उन्होंने सीता को भेजकर नर्मदा जी को बुलाने को कहा। जब उन्हें मालूम हुई तो वो अपने सारे काम छोड़ फौरन नीचे चली आई। लावण्या उन्हें नंदिता जी से मिलवाते हुए बोली, भाभी इनसे मिलिए, ये शिव की माँ है। नर्मदा जी ने हाथ जोड़कर उन्हें नमस्ते कहा। जवाब में नंदिता ने भी अपने हाथ जोड़ लिए। नर्मदा लावण्या से बोली, तुमने सीता को चाय नाश्ता लाने को कहा? नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं ऑलरेडी नाश्ता करके घर से निकली थी, नंदिता ने इनकार किया। नर्मदा जी उनके सामने वाले सोफे पर आकर बैठ गई। आप पहली बार हमारे घर आई हैं। ऐसे बिना खाई कैसे काम चलेगा? मैं चाय बनवा देती हूँ। तकल्लुफ की जरूरत नहीं। मैं चाय नाश्ता कुछ भी नहीं लूंगी। मैं तो बस कृतिका की अंगूठी का नाप लेने आई थी। सगाई में दिन ही कितने बचे हैं। इनफैक्ट मैं सोच रही थी रिंग भी उसकी पसंद की लूं। कहाँ है वो? नंदिता ने जब कृतिका के बारे में पूछा तो नंदिता जी बोली, जी लो तो कॉलेज गई हैं। अगर मुझे मालूम होता आप आ रही हैं तो मैं उसे नहीं जाने देती। कोई साथ नहीं, कोई बड़ा मसला नहीं है। आप मुझे उसका नाप दे देगी तो मैं कुछ डिज़ाइन सिलेक्ट कर लूँगी। कृतिका को फोटोज भेज दूंगी, उसे जो पसंद आएगा उसके बाद हम फाइनल डिसीजन ले लेंगे, नंदिता ने कहा। नर्मदा लावण्या से बोली, तुम जाकर उसकी अंगूठी ले आओ। जी भाभी। ये बोल लावण्या वहाँ ही चली गई। नर्मदा जी ने पूछा, मुझे परसों मालूम हुआ आप लोग कल पहुँचने वाले थे। इतने कम समय में तैयारियां थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं। हमसे जितना बन पड़ेगा हम पूरी जी जान लगाने की कोशिश करेंगे। हमारी इकलौती बेटी की शादी जो है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हमारे घर में भी बच्चों में शिव सबसे बड़े है। बहुत से अरमान से उसकी शादी को लेकर सबके मन में। कृतिका हमारे घर की बड़ी बहू बनेगी। यहाँ शादी के बाद अहमदाबाद में ग्रैंड रिसेप्शन का प्रोग्राम रखा। देश विदेश की जानी मानी हस्तियां इनवाइट होगी।
ऐसे जश्न होगा, सब लोग देखते रह जाएंगे। नंदिता की बातों में उनका स्टेटस झलक रही था। कुछ पल के लिए नर्मदा जी ने खुद को उनके आगे छोटा महसूस किया। लावण्या कृतिका की अंगूठी ले आई। नंदिता ने अंगूठी पर्स में रखते हुए कहा, अब मुझे इजाजत दीजिए, बहुत से काम हैं, बैठ नहीं पाओगी। नर्मदा जी ने भी उन्हें नहीं रोका। नंदिता के जाते ही लावण्या नर्मदा जी से बोली, भाभी मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा ये शिव की माँ है। खुद को इतना मेंटेन रखा है, अगर हमारी कृतिका के साथ खड़ा करूँ तो लोग इन्हें उसकी बड़ी बहन कहेंगे। बातों से काफी खुले विचार की लग रही थी। बस डर लग रहा है हमारी कृतिका अर्जेस्ट तो कर लेगी न। नर्मदा जी के ये कहने पर लावण्या बोली, भाभी आप मन में ऐसे शक पालकर क्यों बैठी हैं? ऊपर वाले की कृपा से वो बड़े ही अच्छे खानदान में जा रही हैं। नाम पैसा इज्जत शोहरत किसी चीज की कमी नहीं, रानी बनकर राज करेगी। नर्मदा जी हल्का मुस्कुरा दी। इधर सिद्धि क्लास अटेंड कर स्टाफ रूम में पहुंची। अंदर कुछ प्रोफेसर बैठे हुए थे। सिद्धि सीधा सेकंड रो में बैठी प्रोफेसर के पास पहुंची। उसने धीरे से गुड मॉर्निंग कहा। प्रोफेसर ने आंखों पर चश्मा चढ़ाते हुए कहा, सिद्धि मुझे कुछ जरूरी काम था इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया। तुम्हें मालूम है न, हमारा कैंपस हर साल चैरिटी करता है दिव्यांग बच्चों के लिए। ये फाइल मैंने तैयार की है, इनमें से तुम कुछ स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करो, एक ग्रुप तैयार करो क्योंकि कल ही तुम्हें फील्ड वर्क पर जाना है। सिद्धि के चेहरे पर कोई खुशी केवल भाव नहीं थे। उसने फाइल नीचे रखते हुए कहा, पर मिस मैं ये नहीं कर पाऊंगी। सिद्धि ने करने की कोई वजह, मैं ये काम इसलिए दे रही हूँ क्योंकि सोशल एक्टिविटी है और तुम ये बहुत अच्छे से कर सकती हो। एक्चुअली मिस मेरी फ्रेंड की एंगेजमेंट है, हो सकता है मुझे छुट्टियां लेनी पड़े, मैं नहीं कर पाऊंगी। देखो सिद्धि, मुझे भी ईमेल आज ही मिला है, तुमसे बेटर ऑप्शन फिलहाल मेरे पास नहीं है। कल उनके एनजीओ से कुछ वॉलंटियर भी आ रहे हैं। वैसे कब है तुम्हारी दोस्त की एंगेजमेंट? प्रोफेसर के पूछने पर सिद्धि बोली, 2 दिन बाद। सिद्धि शादी होती तो समझ भी आता, 4 दिन पहले से लीव ले ली जाए, लेकिन सगाई 2 दिन बाद है, उसके लिए इतना क्या सोचना। देखो बेटा, इसे एक इमरजेंसी ही समझ लो, प्लीज न मत करो। सिद्धि उनके इतना इंसिस्ट करने पर मान गई। सिद्धि स्टाफ रूम से बाहर निकली। उसने कृतिका का नंबर डायल किया लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। सिद्धि अपने आप से बोली, कहाँ बिजी हैं, न क्लास अटेंड की और न ही लाइब्रेरी में दिखी, एटलीस्ट फ़ोन तो उठा लेना चाहिए। शाम का वक्त, मार्केट। माहिरा इस वक्त मार्केट में थी। फ्रूट सेलर से मोल भाव करने में व्यस्त थी। भैया मेरा बजट मत बिगाड़िए, मैंने कहा ने 80 रुपये में फाइनल कीजिए। ऐसे कैसे फाइनल कर दे, फल सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, हमें भी तो खरीद पर कोई छूट नहीं मिल रही। अब यहाँ कौन व्यापारी है जो घाटे में बेचेगा, 100 रुपये से कम नहीं लेंगे। माहिरा थक चुकी थी। उसने पैसे पकड़ाते हुए कहा, लीजिए, आप भी क्या याद रखेंगे, जरा सा भी डिस्काउंट नहीं दिया जाता, आगे से आपकी शॉप पर आऊंगी ही नहीं। माहिरा ने अपना सामान उठाया, सड़क किनारे पहुंची। रोड क्रॉस करना था इसलिए गाड़ियों के ठहरने का इंतजार कर रही थी। माहिरा के फ़ोन की बेल बजी तो उसने रिसीव कर लिया। हाँ दिव्या बोलो। कहना क्या है यार, आज रात मेरी बर्थडे पार्टी है, भूल तो नहीं गई ना? तुम मुझे भूलने दोगी तब तो भूलूंगी ना। वैसे कहाँ पर रखी है तुमने पार्टी? माहिरा ने पूछा। अपने घर पर विथ माय पेरेंट्स, दिव्या ने कहा। माहिरा मुस्कुराकर बोली, सो नाइस ऑफ यू, फिक्र मत करो, मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगी। इतना कहकर माहिरा ने फ़ोन रख दिया। शिव इस वक्त अपने रूम में था। दक्ष से वीडियो कॉल पर बातें चल रही थीं। शिव ने कहा, आई डोंट केयर, सारे मीटिंग कैंसिल करो, खुद से नहीं करोगे तो मैं करवा दूंगा। बस यार एटलीस्ट मुझे तो धमकी मत दे, मैं सगाई से पहले पहुंच जाऊंगा, सब कुछ मिस कर सकता हूँ। तुम्हारी शादी तो हरगिज नहीं, जब तक वहां रहूंगा देखना कितना धूम मचेगा। दक्ष मुस्कुराकर बोला। शिव ने कॉफी का मग हाथ में लिया, हर एक सिप लेकर बोला, धूम का पता नहीं लेकिन तुम्हारे होने पर थोड़ी बोरियत जरूर कम होगी। अच्छा शिव, वो सब छोड़ो, कृतिका की कोई सिस्टर तो होगी ना?
अब क्या है, तुम्हारी कंपनी में रहकर बोर होना से अच्छा हम थोड़ा बहुत फ्लर्ट कर लेंगे। दक्ष की इस बात पर शिव ने अपनी भौहें उचकाई। मैंने इन्वेस्टिगेशन तो नहीं की उसकी कितनी बहनें हैं। तुम चाहते हो तुम्हारे फ्लर्ट करने के लिए इन्वेस्टिगेशन करूं? मजाक कर रहा हूँ यार, कहीं डाटा इकट्ठा करने के लिए मत जुट जाना। दक्ष ये बोल हंस पड़ा। इसी बीच किसी ने डोर नॉक किया। शिव दक्ष से बोला, तुमसु बाद में बात करता हूँ। शिव ने लैपटॉप बंद किया और जाकर दरवाजा खोला। बाहर ज्योति खड़ी थी। कुछ काम था चाची। भाभी का फोन आया था, बेटा मुझे उनके पास जाना है। तोहफे पसंद करने हैं न मेहमानों के लिए। तुम्हें भी किसी को कुछ देना है तो बता दो, हम साथ लेते आएंगे। नहीं चाचू, मुझे किसी को कुछ नहीं देना और जरूरत हुई तो इवांश से कह दूंगा, वो अरेंज कर देगा। आप लोग टेंशन न ले। ज्योति ने आगे कुछ नहीं पूछा। उनके जाने के बाद शिव वापस कमरे में चला गया। उसने इवांश को कॉल कर कहा, 1 घंटे बाद मलेशिया वाले क्लाइंट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है, उन्हें इन्फॉर्म करो। श्योर सर, मैं अभी बात करता हूँ, इवांश ने कहा। शाम का वक्त, सिद्धि का घर। माहिरा इस वक्त अपने रूम में तैयार हो रही थी। सिद्धि ने सोमनाथ जी को चाय का कप दिया और पूछा, पापा ये शैतान कहीं नजर नहीं आ रही? उसे चाय नहीं पीनी क्या? उसे अपनी दोस्त के बर्थडे पार्टी में जाना है, इसलिए तैयार होने गई हैं। सिद्धि अपने चेहरे से बालों को हटाते हुए बोली, बर्थडे पार्टी? मुझे तो कुछ बताया ही नहीं। आपने परमिशन दे दी क्या उसे? उसका मन है जाने का तो मैंने हाँ कह दिया। ये भी कहा है कि वक्त पर लौट आए, मैं देखती हूँ उसे। ये बोल सिद्धि माहिरा के कमरे में चली आई। माहिरा आईने के सामने खड़ी कानों में ईयरिंग्स पहन रही थी। सिद्धि ने अंदर आते हुए पूछा, किस दोस्त का बर्थडे है? दिव्या का है। कहाँ पर? और कहाँ पर? उसके घर पर। उसकी फैमिली और हमारा पूरा ग्रुप रहेगा। मेरा डिनर मत बनाना, माहिरा मुस्कुराते हुए बोली। सिद्धि ने ड्रोल खोला और एक बॉक्स में से चेन निकाला। इसे पहनो, इस क्रीम कलर के सूट पर ये चेन अच्छा लगेगा। ठीक है फिर आप पहनाए। माहिरा ने सारे बालों को समेटकर कंधे के एक ओर कर लिया। सिद्धि ने उसके गले में चेन पहनाई जो उस पर वाकई जंच रही थी। सिद्धि उसे अपनी ओर घुमाते हुए बोली, ज्यादा देर मत करना, 10 बजे से पहले आ जाना। मैं और पापा तुम्हारा इंतजार करेंगे और फोन हमेशा ऑन रखना। चार्ज तो है न? नहीं है तो मेरा ले जाओ। बस दी, कभी कभार आप ओवर प्रोटेक्टिव हो जाती हूँ। मेरा फोन चार्ज है। मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी न हूँ जो इन बातों का ध्यान नहीं रखूंगी। अच्छा मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। माहिरा उसे बाय बोल वहां से चली गई। सिद्धि मन ही मन अपने आप से बोली, माँ होती तो इतनी प्रोटेक्टिव नहीं होती मैं। उनके जाने के बाद मैंने कोशिश की है उनके हिस्से का भी प्यार तुम्हें मिले। कृतिका इस वक्त अपना लैपटॉप लेकर बेड पर बैठी काम कर रही थी। इसी बीच कमरे का दरवाजा खुला और नर्मदा जी अंदर आई। कृतिका ने लैपटॉप साइड रखा। नर्मदा जी उसके पास बैठकर बोली, अपना फोन क्यों बंद रखा है तुमने? फोन? कृतिका को अब कहीं जाकर अपने फोन का ख्याल आया। फोन तकिए के पास पड़ा था। कृतिका ने उसे ऑन करना चाहा लेकिन नहीं हो पाया। बैटरी डेड है, पता ही नहीं चला मुझे। कितनी केयरलेस हो गई हो कृतिका। तभी तुम्हारी सांस ने फोन किया मुझे। ये देखो, उन्होंने रिंग की डिजाइन्स भेजी हैं। इनमें से कोई एक सिलेक्ट करो ताकि मैं उन्हें बता सकूं। माँ उन्हें जो पसंद है वो ले ले। अब मैं क्या बताऊं? कृतिका ने कहा, तभी तो कह रही हूँ, इतना अच्छा परिवार नसीब से ही मिलता है। हर चीज तुम्हारी पसंद से लेना चाहती है। जरा डिजाइन्स तो देखो कितने यूनिक हैं। नर्मदा जी ने उनके भेजे डिजाइन्स कृतिका को दिखाए। कृतिका अनमने ढंग से बोला, अच्छे तो सारे ही हैं, लेकिन सगाई की अंगूठी तो इकलौती होती है, इसलिए तो आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया। चलिए ये वाला फाइनल कर दीजिए। नर्मदा जी मुस्कुराकर बोली, तुम्हें भी वही पसंद आया जो मुझे पसंद आया था। मैं अभी तुम्हारी सांस को फोन करती हूँ। नर्मदा जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा कमरे से बाहर चली गई। कृतिका बुरा सा मूड बनाकर बोली, कितना अच्छा मूड था मेरा, सब बिगा दिया। माहिरा दिव्या के घर पहुंच चुकी थी। अंदर पार्टी की सारी अरेंजमेंट्स थी। माहिरा ने दिव्या के गले लगकर उसे बर्थडे विश किया। दिव्या के पेरेंट्स भी वहां मौजूद थी।
माहिरा ने उन दोनों को नमस्ते कहा। नमस्ते बेटा, और घर पर सब कैसे हैं? दिव्या की मम्मी ने पूछा। सब बहुत अच्छे हैं आंटी। माहिरा की बात पूरी हुई तो दिव्या उसकी बांह पकड़कर बोली, अंदर चलो, सारे फ्रेंड्स वेट कर रहे थे। लड़कियों का पूरा ग्रुप मौजूद था वहां। इसी बीच माहिरा के आगे किसी ने अपना हाथ बाया। माहिरा ने नजरें उठाई तो देखा एक लड़का खड़ा था। उसने चेहरे पर स्माइल बिखेरकर माहिरा को हेलो कहा। दिव्या माहिरा को उससे मिलवाते हुए बोली, माहिरा ये मेरा कजिन है रोनित। आखिरी वक्त तक इसने मुझे कहा ये बर्थडे पर नहीं आ पाएगा और अचानक आकर इसने मुझे सरप्राइज कर दिया। माहिरा ने अब कहीं जाकर रोनित से हाथ मिलाया। माहिरा अपनी बाकी दोस्तों के पास चली आई। पार्टी शुरू हो चुकी थी। दिव्या के पापा ने कहा, बेटा पहले केक कट करते हैं, उसके बाद तुम बच्चे आराम से पार्टी करते रहो, हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। दिव्या ने केक कट किया। माहौल काफी शोर भरा था। रोनित की नजरें माहिरा पर ही टिकी थी। वो अपनी दोस्तों में इतनी बिजी थी कि रोनित उससे बात नहीं कर पाया। बहुत इंतजार के बाद उसे मौका मिला। जब माहिरा अकेली थी तो रोनित उसके पास चला आया। उसने माहिरा को कोल्ड ड्रिंक ऑफर किया तो माहिरा ने इनकार कर दिया। रोनित बोला, लगता है आप और आपकी दोस्तों को मेरा आना पसंद नहीं आया। ऐसी तो कोई बात नहीं है, आप दिव्या के कजिन हैं, क्यों नहीं आ सकते? बस आप आ रहे हैं, दिव्या ने हमें बताया नहीं तो बस हम सब भी थोड़ा सरप्राइज हो गए। रोनित मुस्कुराकर बोला, आप सच कह रही हैं। चलिए, आप जैसी खूबसूरत लड़की कह रही हैं तो मान लेते हैं। माहिरा ने इस कॉम्प्लीमेंट पर कोई जवाब नहीं दिया। रोनित ने कहा, आप सोशल मीडिया तो चलाती ही होंगी? जी नहीं, मैं थोड़े पुराने ख्यालात की हूँ, उन सबसे दूर ही रहती हूँ। एक्सक्यूज मी, ये बोल माहिरा अपनी सहेलियों के पास चली गई। रोनित तो बस सोचता ही रह गया। माहिरा ने आगे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया उसे। दिव्या रोनित से बोली, क्या बात कर रहे थे माहिरा से? बात तो अभी शुरू भी नहीं हुई। उसका नंबर मिलेगा। रोनित के रे कहने पर दिव्या ने पीछे मुड़कर देखा। माहिरा बाकी दोस्तों के साथ बिजी थी। दिव्या आहिस्ता से बोली, सॉरी रोनित, बिना उसकी इजाजत के मैं उसका नंबर नहीं दे सकती और प्लीज़ फ्लर्ट करने की बिल्कुल कोशिश मत करना, वो ऐसे वैसी लड़की नहीं है। हम लोग स्कूल टाइम से एक साथ हैं। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ उसे। दिव्या तुम भी ना, मैं कोई फ्लर्ट नहीं कर रहा। मुझे अच्छी लगी वो कहते हैं न लव एट फर्स्ट साइट, कुछ वही फील हो रहा है। रोनित की बातें सुन दिव्या ने अजीब सा मून बनाया। फॉर गॉड से रोनित, दोबारा ऐसी बातें मत करना। दिल में ऐस बड़ी ही कोई फीलिंग्स हैं, न उसे यूं ही खत्म कर दो। वो ऑलरेडी किसी और की मोहब्बत में गिरफ्त हैं, वो भी काफी लंबे वक्त से। यहाँ तक कि कॉलेज में किसी को घास नहीं डालती। तुम मेरे कजिन हो इसलिए तुम्हें खुलकर कह रही हूँ। उसकी दीवानगी के आगे सब फेल हैं। अपनी बात पूरी कर दिव्या वहां से चली गई। रोनित ने पूरा जूस का गिलास खत्म किया और खुद से बोला, अभी तो आग भी नहीं लगी थी और तुमने ठंडा पानी डाल दिया। माय बैड लक, कोई नहीं, मेरे लिए कोई और बनी होगी। दिव्या अपने दोस्तों के पास चली आई। माहिरा उसका हाथ पकड़ अपने पास बिठाते हुए बोली, ये रहा तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट, अकेले में खोलना। क्यों भाई, ऐसा भी क्या खास है जो ये हमारे सामने नहीं खोल सकती? बाकी दोस्तों ने जिद की तो माहिरा बोली, तुम्हारे सामने खोलने से कभी न रोकती, पर इसका कजिन भी यहाँ है। दिव्या तुम अभी ये गिफ्ट नहीं खोलोगी? अरे फिर हमें पता कैसे चलेगा इसमें क्या है? इतनी भी जल्दी क्या है, कल ये खुद ही बता देगी, माहिरा ने कहा। सब बातें कर ही रहे थे तभी उसका फोन वाइब्रेंट हुआ। सिद्धि का नंबर देख माहिरा उठकर साइड में चली आई। उसने कॉल रिसीव कर हेलो कहा। माहिरा, और कितना वक्त लगेगा तुम्हें? दी सारी फ्रेंड्स यहाँ हैं, बस थोड़ी देर में निकल रही हूँ, माहिरा ने जवाब दिया। सिद्धि वापस बोली, पापा पूछ रही थी तुम्हारे बारे में। इतना ज्यादा देर बाहर रुकना ठीक नहीं, तुम वापस आ जाओ। एक काम करती हूँ, मैं तुम्हें खुद लेने आती हूँ। नहीं दी, आप नहीं आएगी, मेरी फ्रेंड्स क्या सोचेगी? अच्छा ठीक है, मैं निकल रही हूँ यहाँ से। ये बोल माहिरा ने फोन काट दिया। दी भी न, इन्हें कौन समझाए। इतना प्रोटेक्टिव होना भी अच्छी बात नहीं होती। माहिरा दिव्या के पास पहुंची। उसने जब जाने की बात की तो दिव्या ने कहा, ये क्या बात हुई? तुम इतनी जल्दी चली जाओगी? एटलीस्ट डिनर तो करती जाओ।
नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। ऑलरेडी इतना कुछ खा लिया, डिनर नहीं कर पाओगी। मैं चलती हूँ, कल कॉलेज में मिलेंगे। माहिरा ने सबको बाय कहा और वहां से निकल गई। दिव्या की मम्मी सबको डिनर के लिए बुलाने आई थी। उन्होंने माहिरा के बारे में पूछा तो दिव्या बोली, उसकी सिस्टर का कॉल आ गया था इसलिए उसे जाना पड़ा। ठीक है, डिनर रेडी है, तुम लोग आओ। सिद्धि घर के बाहर खड़ी माहिरा का ही इंतजार कर रही थी। जब तक वो नहीं आती उसे नींद नहीं आने वाली थी। दी, आप अभी भी यही बैठी हैं? माहिरा की आवाज सुन सिद्धि पीछे पलटी। माहिरा उसके पास आकर बोली, छोटी बच्ची नहीं हूँ जो खो जाओगी। ऐसा मत कीजिए, रात बहुत हो गई है, जाए जाकर सो जाए। ये बोल माहिरा अंदर चली गई। सिद्धा अभी भी अपनी जगह खड़ी थी। सुबह का वक्त, राव विला। सगाई की तैयारियां चल रही थी। वनराज डेकोरेशन वालों से बात कर रहे थे। आनंद जैसे ही रूम से बाहर निकला लावण्या ने उसे आवाज दी, आनंद तुम कहीं बाहर जा रहे हो? हाँ, वो बड़े पापा का कॉल था, उन्होंने आने के लिए कहा है। तुम बाहर ही जा रहे हो तो शिल्पा के बुटीक चले जाना। मैंने कुछ ड्रेस मंगाई थी, तुम आते वक्त ले आना। ठीक है, मैं ले आऊंगा। आनंद वहां से चला गया। लावण्या जा ही रही थी तभी उसे कृतिका नजर आई जो पिलर से टिककर खड़ी थी। लावण्या उसके पास चली आई, क्या बात है, मेरी बेटी का चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है? नहीं चाची, ऐसी तो कोई बात नहीं है, कल सगाई है तुम्हारी और चेहरा इतना मुरझाया हुआ है। शादी बार बार थोड़ी न होती है, खुश रहा करो। मैं मेकअप आर्टिस्ट को कॉल कर देती हूँ, कल वो लोग टाइम पर पहुँच जाएंगे। लावण्या की इस बात पर कृतिका बोली, उनकी क्या जरूरत है चाची, सिद्धि है न, वो मुझे रेडी करेगी। तुमने भी किसका नाम ले लिया? अपनी तरह तैयार करेगी तुम्हें वो। और वैसे भी सिद्धि को कहा फैशन की नॉलेज है। तुम्हें तो शिव के हिसाब से तैयार होना पड़ेगा, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मैं कॉल करके कल की बुकिंग कर लेती हूँ, लावण्या ने मुस्कुराकर कहा और वहां से चली गई। सुबह का वक्त, नैनीताल। दक्ष आज ही उत्तराखंड पहुंचा था। पंतनगर हवाई अड्डे पर शिव उसे खुद रिसीव करने गया था। दोनों वहां से नैनीताल के लिए निकल गए। सफर अपने आप में काफी रोमांचक था। दक्ष ने विंडो नीचे करते हुए कहा, चलो वैसे तो मैं आता नहीं लेकिन तुम्हारी शादी के बहाने पूरा नैनीताल घूमूंगा। जहां मन चाहे वहां घूमो, मुझे कौन सा टैक्स वसूलना है, शिव ने कहा। गाड़ी मॉल रोड से होकर गुजर रही थी। यहाँ बाजार भी लगता था, जिस लिहाज से ये व्यस्त सड़क थी। ट्रैफिक की वजह से रिजवान ने गाड़ी रोकी। दक्ष ने पूछा, कमाल है, यहाँ भी ट्रैफिक रहता है? सर, अगर बरसात हो जाए तो माहौल और बिगड़ जाता है, रिजवान ने कहा। वही पास ही लगे छोटे से टेंट के अंदर कई बच्चे मौजूद थे और उनके साथ ही कई वॉलेंटियर। सिद्धि अपने कॉलेज ग्रुप के साथ उन सबके बीच शामिल थी। खासतौर पर उन एनजीओ की तरफ से वो लोग डोनेशन जुटाने आए थे। सिद्धि ने टीम को लीड करते हुए कहा, फिलहाल हमारे पास 1 घंटा और है। आप सबको मालूम है ना क्या कहना है, और कोई किसी से जिद नहीं करेगा। जिद करने वाली बात ही नहीं है। कुछ तो इतने मक्खीचूस होते हैं, डोनेशन शब्द सुनकर ही भाग जाते हैं। अगर वो भागते हैं तो भागने दो। पल भर में किसी का दिल तो नहीं बदल सकते न, और कोई गुस्से से बात नहीं करेगा। बी पोलाइट, एवरीवन गो टू योर वक्त। सिद्धि के कहने पर सब अपने अपने काम में लग गए। एक छोटी सी बच्ची ने सिद्धि को डोनेशन बॉक्स देते हुए कहा, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, अब मुझसे खड़ा नहीं रहा जाएगा। सिद्धि मुस्कुराकर बोली, कोई नहीं, आपका काम मैं करूँगी, आप यहाँ आराम से बैठो। सिद्धि भी अपने बाकी साथियों की तरह लोगों से डोनेशन की अपील कर रही थी। एक बाइक सवार ने सिद्धि के डोनेशन बॉक्स में पैसे डाले। सिद्धि उसे थैंक यू बोल आगे बढ़ गई। जब वो शिव की कार के पास पहुंची तो उसने नीचे झुककर कहा, क्या आप? सिद्धि बस इतना ही कह पाई थी तभी रिजवान को देख चुप हो गई। उसी वक्त शिव और दक्ष का ध्यान भी सिद्धि पर गया। आप सिद्धि हैं न? रिजवान के पूछने पर सिद्धि ने हाँ में जवाब दिया। वो इतना तो समझ, गाड़ी में रिजवान के साथ और भी लोग थे लेकिन किसी को देखने की उसने हिम्मत नहीं की। दक्ष ने कार का दरवाजा खोला और बाहर निकला। सिद्धि को लगा शायद अंदर शिव होगा, लेकिन दक्ष उसके लिए एक अलग चेहरा था। सिद्धि के हाथ में डोनेशन बॉक्स देख दक्ष ने पूछा, एनजीओ से हो? जी नहीं, कॉलेज स्टूडेंट हूँ।
हमारा कॉलेज हर साल उड़ान एनजीओ के साथ मिलकर चैरिटी करता है, तो बस हमारा ग्रुप उनकी मदद कर रहा है। सिद्धि ये बोल जाने लगी तो दक्ष ने कहा, क्या बात है, तुमने तो हमसे चैरिटी करने को कहा ही नहीं। अगर आप दिल से देना चाहते हैं तो वेलकम है। सिद्धि ने डोनेशन बॉक्स दक्ष के आगे बढ़ा दिया। दक्ष ने अपना वॉलेट तलाशा, लेकिन जैसे ही उसे खोला सिर्फ कार्ड्स नजर आए। सिद्धि ने वापस से अपना हाथ पीछे कर लिया। एक तो दक्ष ने उसे खुद रोका और अब ये सिचुएशन बेइज्जत वाली थी। दक्ष वापस गाड़ी के अंदर बैठा। शिव यार, केस तो मेरे पास है ही नहीं, बड़ी बेइज्जत हो जाएगी दोस्त। शिव ने एक गहरी सांस भरी और रिजवान से कहा, मेरा चेकबुक। सामने डैशबोर्ड में ही शिव की चेकबुक रखी थी। शिव ने 5 लाख का चेक बनाकर दक्ष को थमा दिया। दक्ष गाड़ी से बाहर निकला और सिद्धि से बोला, डिजिटल पेमेंट का जमाना है न, इसलिए कैश रखने की आदत खत्म हो रही है। ये छोटी सी कोशिश हमारी तरफ से। दक्ष ने सिद्धि को चेक पकवाया तो अमाउंट देखकर वो चौंक गई। इतनी महंगी गाड़ी देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता था दक्ष के लिए ये कोई बड़ी रकम नहीं है। सिद्धि ने पूछा, आप इतनी मदद कर रहे हैं, क्या आपका नाम जान सकती हूँ? एक्चुअली कई बार ये एनजीओ अपने मैगजीन में डोनर का नाम भी देती है। दक्ष कुछ कहने ही वाला था, तभी गाड़ी की दूसरी तरफ से शिव बाहर निकला। दक्ष वालिया मेरा दोस्त, इतनी जानकारी काफी है या आधार कार्ड भी चाहिए? शिव को देखते ही सिद्धि ने नजरें झुका ली। हालांकि वो डरावना नहीं था, लेकिन शिव से हुई अजीब मुलाकातों के बाद सिद्धि को डर लगने लगा था। जी इतना काफी है। आई एम सॉरी, मैंने आप लोगों का वक्त बर्बाद किया। मदद के लिए थैंक्स, ये बोल सिद्धि आगे बढ़ गई। फिलहाल तो कैसे भी करके वो उनकी नजरों से ओझल होना चाहती थी। दक्ष शिव से बोला, तुमने तो डरा दिया बेचारी को, कितनी प्यारी प्यारी बातें कर रही थी वो। शिव ने उसे घूर कर कहा, घर नहीं चलना क्या, चुपचाप से अंदर बैठो। दक्ष अपने आप से बोला, सारी दुनिया सुधर जाए पर तुम मत सुधरना। शिव और दक्ष के अंदर बैठते ही दक्ष ने सवाल किया, तुम्हें देखकर वो लड़की डर क्यों गई? तुम उसे जानते हो क्या? दरअसल सर का जहां रिश्ता तय हुआ है ये लड़की वही काम करती है। रिजवान ने कहा तो शिव बोला, तुम गाड़ी स्टार्ट करो। अच्छा, तभी मैं कहूँ वो लड़की इसके देखते ही डर कर क्यों भाग गई? मैं ही कही अपनी पियोंसे को तो तुमने नहीं डराया? दक्ष ने हंसते हुए पूछा। शिव ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें सिद्धि पर चली गई, जिसका हाथ थाम 2 बच्चियां उसके नजदीक खड़ी थी। सिद्धि घुटनों के बल नीचे बैठी तो उन दोनों ने उसके गाल पर किस किया। सिद्धि के चेहरे पर मुस्कुराहट बढ़ गई। इस शिव की गाड़ी भी आगे बढ़ चुकी थी। एसएसजे कैंपस। महिरा इस वक्त अपने फ्रेंड्स के ग्रुप के बाद कॉलेज की कैंटीन में बैठी थी। सबने दिव्या से तोहफे के बारे में पूछा, लेकिन वो कुछ कहना ही नहीं चाहती थी। महिरा, तुम ही बताओ, ये तो कुछ बोल ही नहीं रही। ऐसा कौन सा तोहफा दिया जो ये सुबह से ब्लश कर रही हैं? वो तो करेगी ही, मैंने इसे इतना अजीज तोहफा दिया, ये मुझे भूल न भी पाएगी। इसकी और सागर की कुछ तस्वीरें हैं जो मैंने एल्बम बनाकर गिफ्ट की। माहिरा के खुलासा करने पर सब दिव्या को छेड़ने लगे। इसी बीच किसी ने माहिरा से पूछा, तुमने कल रात दिव्या के कजिन को नोट किया? पूरी पार्टी में वो सिर्फ तुम्हें देख रहा था। माहिरा एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोली, मुझे तो एक नंबर का उल्लू का पट्टा लगा। फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था। आपका कोई सोशल मीडिया अकाउंट तो होगा ही? माहिरा ने उसकी नकल उतारी। दिव्या ने कहा, आई नो, और मैंने उसे समझा दिया था तुम कहीं और कमिटेड हो। वो बुरा बिल्कुल भी नहीं है। तुम अगर अपने देव आनंद से प्यार न करती तो मैं जरूर रोनित को तुम्हारे लिए रिकमेंड करती। माहिरा टेबल की तरफ झुककर आहिस्ता से बोली, धीरे कहा करो। मालूम होता ना उनका नाम लेते ही मुझे कुछ कुछ होने लगता है। माहिरा को ब्लश करते देख सबने उसे बातों से छेना शुरू कर दिया। रात का वक्त, शिव का बंगलो। पूरी फैमिली डिनर के टेबल पर मौजूद थी। दक्ष के आने के बाद से घर में शोर शराबा भी बढ़ गया था। मंदाकिनी जी बोली, अच्छा हुआ दक्ष तुम चले आए। तुम्हारे आने से घर में शादी की रौनक लग रही है। दादी आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, अब मैं आ गया हूं न। वैसे भी मेरे दोस्त की शादी है, शोर शराबा नहीं होगा तो बात कैसे बनेगी? दक्ष ने कहा। नंदिता उदास भरे स्वर में बोली, मुझे क्या मालूम था माँ यहाँ शादी करने की बात करेगी। मेरी डिजाइनर भी अहमदाबाद हैं, कल तो आ नहीं पाएगी।
दुनिया में सिर्फ एक ही डिजाइनर नहीं है नंदिता, यहाँ भी सारी सुविधाएं मौजूद हैं। जो चाहिए मिल सकता है। अमर जी ने कहा, आप तो बस रहने ही दीजिए। आपको नहीं मालूम मेरा सब कुछ फिक्स रहता है, चाहे पार्लर हो या बुटीक। मैं आसानी से कहीं भी स्विच नहीं करती। नंदिता की बात पर शिव ने कहा, डोंट वरी मॉम, आपको एतराज़ है तो हम कह देते हैं हम अहमदाबाद में शादी करेंगे। आफ्टर ऑल हम लड़के वाले हैं। शिव की बात सुनकर सब खाते खाते रुक गए। सबके चेहरे से जाहिर था किसी को भी शिव की बात पसंद नहीं आई। नंदिता भी इस बात को समझ सकती, अगर ये शादी ठीक से नहीं हुई तो सबका गुस्सा झेलना पड़ेगा। वैसे भी शिव बड़ी ही मुश्किल से माना था। नंदिता शिव से बोली, नहीं शिव, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अपने बेटे के लिए मैं थोड़ा अरेस्ट नहीं कर सकती। तुम बेकार में ऐसी बातें मत सोचो। मंदाकिनी जी शिव से बोली, बेटा हम लड़के वाले हैं, इसका मतलब ये नहीं हमारी नाक ऊंची हैं। हम बेटी वाले के दरवाजे पर उनकी बेटी मांगने जा रहे हैं। शर्तें हमें नहीं उन्हें रखनी चाहिए। वो बात अलग है कि जो माँ बाप अपने कलेजा का टुकड़ा सौंपते हैं वो कभी कुछ पाने की ख्वाहिश नहीं रखते और न ही खुद को बड़ा दर्शाते हैं। दोबारा ऐसा बातें मत करना। मैंने तो वही कहा दादी जो दुनिया कहती हैं। इट्स नॉट माई फॉल्ट। इतना कहकर शिव उठकर वहां से चला गया। अमर जी ने कहा, माँ उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। नहीं अमर, गलती हम सबकी है। हम भी उसी समाज का हिस्सा हैं जहां से शिव ने सीख पाई है। सुधारने की जरूरत हमें अपने आप को है, मंदाकिनी जी ने कहा। वो उठकर वहां से चली गई। माहौल काफी अच्छा था लेकिन अचानक से सब बिखर गया। एक एक कर अमर जी, आकाश और नंदिता भी वहां से चले गए। दक्ष, कृष, तेजस के साथ ज्योति अभी भी वहीं बैठी थी। तेजस ने ज्योति से कहा, आप क्या सोच रही हैं मॉम? मेरे दिमाग में रह रहकर बस एक ही बात आती है। शिव अपने गुस्से को थोड़ा शांत रखे ताकि कृतिक के लिए घर में अरेस्ट करना पॉसिबल हो सके। चाची सब अच्छे से हो जाएगा, आप बेफिक्र रहे, बहुत ही ज्यादा सोच रही हैं, दक्ष ने उन्हें समझाते हुए कहा। अगला दिन, सुबह का वक्त। सिद्धि आज अपने तय वक्त से पहले रावविला पहुंच चुकी थी। आज सगाई का दिन था इसलिए ढेरों काम पड़े थे। सीता एक तरफ सब्जियां काट रही थी तो वही दूसरी तरफ कविता मटर छील रही थी। ध्यान उसका कहीं और ही था। सीता उसके हाथ पर मारते हुए बोली, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? प्लेट में छिलके पड़े हैं और मटर जमीन पर गिरा रही हैं। अब क्या छिलकों की सब्जी बनाओगी? क्या हो रहा है? किस बात पर बहस कर रही हो तुम दोनों? सिद्धि उन दोनों के पास चली आई। बहस नहीं कर रही दीदी, बल्कि नुकसान होने से बचा रही थी। देखिए इसने क्या किया। गलती हो गई दीदी, मैं तो बस मेहमानों के बारे में सोच रही थी। अब हो गई गलती, कविता ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम दोनों को बस मौका चाहिए बहस करने का। छोड़ो ये सब और काम पर लगो। पता है न कितना सारा काम बाकी है। सिद्धि की बात सुन दोनों वापस से अपने अपने काम में जुट गई। नर्मदा जी और लावण्या इस वक्त कृतिका के कमरे में थे। लावण्या कृतिका को उसकी ड्रेस दिखाते हुए बोली, देखो ये बेबी पिंक कलर जैसा तुम्हें पसंद है, बिल्कुल वैसा मंगामा है। कृतिका उनकी बात पर हल्का मुस्कुरा दी। लावण्या नर्मदिल जी से बोली, भाभी इस ड्रेस पर आर्टिफिशियल ज्वेलरी ज्यादा अच्छी लगती, फिर ये सोने के जेवर निकालने की क्या जरूरत थी? समझा करो लावण्या। कृतिका के पापा जड़ शिव के परिवार वालों से मिलने गए थे, तब उन्होंने बताया था शिव की दादी रस्मों रिवाजों को बहुत मानती हैं। शादी और सगाई जैसे मौके पर सोना शुभ संकेत होता है। इस रनी के जोड़े के बाद ये बहुत अच्छे लगेंगे। एक बार कृतिका तैयार हो जाए उसके बाद देखना। वैसा तुम्हारी वो मेकअप आर्टिस्ट कब तक आएगी? अब तक तो आ जानी चाहिए थी, मैं एक बार फिर फोन करती हूँ। लावण्या अपने फोन से नंबर डायल करते हुए कमरे से बाहर चली गई। नर्मदा जी जाने लगी तो कृतिका ने टोका, माँ सिद्धि कहाँ है? वो किचन में काम कर रही हैं। माँ कम से कम आज के दिन तो उसे फुर्सत दीजिए। मैं बिल्कुल अकेली हूँ यहाँ पर, उसे प्लीज आने के लिए कहिए। ठीक है मैं भेजती हूँ सिद्धि को। ये बोल नर्मदा जी वहाँ से चली गई। चंद्रशेखर जी की नज़र वनराज पर गई तो उन्होंने रोकते हुए कहा, वनराज अंदर तो सारी तैयारियां हो गई हैं, न तुमने खुद से जांच की कि नहीं? भाई साहब आप फिक्र मत कीजिए, सारे काम मैंने अपने आगे करवाए हैं, एक एक चीज की जांच की है। आप खुद ही देख लीजिए कहीं कोई कमी नहीं है।
वैसे लड़के वाले कब तक आएंगे, वनराज ने पूछा। उन लोगों ने 11 बजे का समय दिया है। 10 तो बज चुके हैं। घंटे भर की बात है बस, चंद्रशेखर जी ने कहा। नर्मदा जी किचन में पहुंची तो सिद्धि बोली, आंटी आप यहाँ कुछ काम था। बेटा आज के दिन तुम किचन छोड़ ही दो। ऊपर कृतिका अकेली है, उसके पास जाओ। आंटी बस थोड़ा सा काम रह गया है, बस मैं ये निपटा लूँ फिर चली जाओगी उसके पास। ऐसे बीच में छोड़कर गई तो चीजें खराब हो जाएगी, सिद्धि ने कहा। अच्छा बाबा जैसा तुम्हें ठीक लगे, लेकिन जल्दी जाना वरना उसकी नाराजगी तुम अकेले ही झेलना। ये बोल नर्मदा जी वहां से चली गई। इधर लावण्या 2 मेकअप आर्टिस्ट को अपने साथ लेकर कृतिका के कमरे में पहुंची। कृतिका बेटा देखो कौन आया है। आप सब भी ध्यान से सुनिए, मेरी भतीजी की सगाई है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। वो छो गई बात, तुम ओवर मेकअप कर देते हो ना, वो तो बिल्कुल मत करना। मेरी भतीजी वैसे ही बहुत सुंदर हैं। आप बिल्कुल परेशान मत होइए मैम, हम इन बातों का बिल्कुल ख्याल रखेंगे। मेकअप आर्टिस्ट कृतिका के पास चले आए। वहीं दूसरी तरफ भी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। अमर जी गाड़ियों में तोहफे रखवा रहे थे। मंदाकिनी जी ने बहुत सी चीजें पैक करवाई थी। शिव अपने कमरे में रेडी हो रहा था। इसी बीच कमरे का दरवाजा खुला और कृष अंदर आया। बिग ब्रो आप अभी तक रेडी नहीं हुए, नीचे सब आपका वेट कर रहे हैं। तो क्या मैं रेडी ना हूँ, यूं ही चलूं, शिव ने कहा। कृष उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, बिग ब्रो आप वैसे ही इतने हैंडसम हो, ऐसे ही उठकर चले जाएंगे न तब भी सब आपकी तारीफ करेंगे। कृष की बातों पर शिव मुस्कुरा दिया। वो आईने में खुद को देखते हुए बोला, तुम बताओ कृष कौन सी वॉच पहनूं।